Hello and welcome back to the Medical Girl. In this video, we are going to discuss about BP801T Biostats and Research Methodology, Unit 3, Part 4, that is Designing the Methodology. So let's begin. डिज़ाइनिंग द मेथडोलॉजी एक वे होता है जिससे हम सिस्टमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं रिसर्च प्रॉब्लम्स को. ये एक साइंस होती है जिससे हम स्टडी करते हैं कि कैसे रिसर्च साइंटिफिकली हो रही है. बहुत सारे स्टेप्स जो जनरेट होते हैं उन्हें अडेप्ट करता है रिसर्चर स्टडी करने के लिए उसके रिसर्च प्रॉब्लम को और उनके पीछे के लॉजिक को. देन डिज़ाइनिंग दी मेथडोलॉजी रेफ़र करता है कि डेवलपमेंट हम करें किसी प्लान की ताकि हम सॉल्व कर सकें रिसर्च की प्रॉब्लम को. और ये एम्प्लॉय करता है बेसिक रिसर्च मेथड्स जो इन्वॉल्व करते हैं एनालिसिस और टेस्टिंग. देन सैम्पल साइज डिटर्मिनेशन. तो सबसे पहले सैम्पल होता है एक सेट ऑफ डाटा जो कलेक्ट करते हैं सिलेक्ट करते हैं किसी स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन से एक डिफाइंड मेथड के थ्रू. ये एक एक्ट होता है जिसमें हम चूज़ करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या रेप्लिकेट्स जिनको हम इंक्लूड करेंगे स्टैटिस्टिकल सैम्पल में. जो सैम्पल साइज होता है ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है किसी एम्पेरिकल स्टडी का जिसमें गोल होता है कि हम इन्फ्लुएंस कर सके किसी पॉपुलेशन के बारे में उस सैम्पल से. देन जो सैम्पल हम चूज़ करते हैं स्टडी में उसे हम डिटरमाइन करते हैं कॉस्ट के बेसिस पे टाइम के बेसिस पे और कन्वीनियंस के बेसिस पे कि हम कलेक्ट कर पा रहे हैं डाटा को और नीड क्या ज़रूरत है ऑफ़र करने के लिए सफिशेंट स्टैटिस्टिकल पावर. देन जितना बड़ा साइज़ होता है सैम्पल का उससे इंक्रीज़ होती है प्रिसीजन जब हम एस्टिमेट करते हैं किसी अननोन पैरामीटर को. देन कुछ स्टेप्स होते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए जो कि कंटिन्यूस डाटा के लिए होते हैं कैटेगोरिकल डाटा के लिए नहीं होते. तो फर्स्ट स्टेप होता है कि हम कंसीडर करेंगे हमारे सैम्पल साइज़ वेरिएबल को जिसमें हम देखेंगे पॉपुलेशन साइज़ कॉन्फिडेंस इंटरवल कॉन्फिडेंस लेवल और स्टैंडर्ड डेविएशन. देन कैलकुलेट करेंगे सैम्पल साइज़ को जो कि सेकेंड स्टेप होता है जिसमें हम जेड स्कोर फाइंड आउट करते हैं और सैम्पल साइज़ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो कि होता है जेड स्क्वायर का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू 1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय कॉन्फिडेंस इंटरवल का स्क्वायर. देन थर्ड स्टेप होता है ट्रबल शूटिंग योर सैम्पल साइज़. इसमें हम डिक्रीज़ करते हैं हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को और इंक्रीज़ करते हैं मार्जिन ऑफ लेवल को. जो इंक्रीज चांस होता है एरर का वो सैम्पलिंग में होता है और डिक्रीज़ हो जाता है नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्स में जो हमें चाहिए होता है. देन नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ स्टडी. तो जो स्टैटिस्टिकल पावर होती है बाइनरी हाइपोथेटिकल टेस्ट की वो होती है प्रॉब्लम जो टेस्ट करती है करेक्टली और रिजेक्ट करती है नल हाइपोथेसिस को जब ऑल्टरनेटेड हाइपोथेसिस ट्रू होता है. या फिर जो प्रॉब्लम होती है जिसमें हम एक्सेप्ट करते हैं एच नॉट को अगर वो ट्रू होती है या हम रिजेक्ट करेंगे दूसरे वाले को और अगर हमारी एच ए ट्रू होगी तो हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे. देन कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि सैम्पल साइज मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस क्राइटेरिया. देन जो ये कंसेप्ट होता है पावर का ये हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन करने के लिए डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग प्रोसीजर के बीच में और कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम सैम्पल साइज़ जो हमें चाहिए होता है ताकि हम रीजनेबली लाइकली टू डिटेक्ट कर सके एक इफ़ेक्ट किसी सैम्पल का और कैलकुलेट कर सके जैसे कि हमें कितनी बारी टॉस करना पड़ेगा कॉइन को ताकि हम कंक्लूड कर सके उसे एक सर्टेन अमाउंट से कि वो रिग्ड है. देन इन शॉर्ट इसमें क्या होता है कि अगर एच नॉट ट्रू है तो हम लोग अगर एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो हमारा करेक्ट डिसीजन है. लेकिन अगर हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देते हैं तो वो हमारी टाइप 1 एरर्स होती है यानी कि अल्फ़ा. अगर एच नॉट फॉल्स है और हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो टाइप 2 एरर्स होगी बीटा और अगर रिजेक्ट कर दिया तो वो करेक्ट डिसीजन होगा. देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा तो जो भी डाटा होता है हम उसे या तो टैबुलर फॉर्म में या फिर ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब आते हैं रिपोर्ट राइटिंग पे.
ये होता है एक रिटन वे कम्युनिकेशन का, जिसमें हम बताते हैं रिजल्ट्स किसी इन्वेस्टिगेशन के। जो रिपोर्ट राइटिंग होती है ये होती है एक कॉन्शियस, रैशनल और सिस्टमेटिक एफर्ट। जो मैनेजर्स होते हैं उनके पास अच्छी एबिलिटीज़ होनी चाहिए और एटीट्यूड होना चाहिए ताकि वो क्रिएट कर सके इफ़ेक्टिव रिपोर्ट। और एक अच्छी रिसर्च रिपोर्ट होती है जिसमें टास्क को वो अपने एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली लेती है। देन इसकी इम्पोर्टेंस होती है कि ये ट्रू होनी चाहिए, एक्यूरेट, हिस्टोरिक मैसेज इसमें होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए टू द रिपोर्ट, जो डिसीजन सारे क्लाइंट्स लेते हैं उसके हिसाब से, सेव्स टाइम एंड एफर्ट क्योंकि समरी प्रोवाइडेड होती है, बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी, इम्प्रूव्स क्वालिटी एंड फ्यूचर बेनिफिट्स। देन कुछ स्टेप्स होते हैं रिपोर्ट लिखने के लिए। तो सबसे पहला होता है वेरीफाई द सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन, यानी कि हम जिस सोर्स से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो सही है भी कि नहीं। जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सोर्स होते हैं वो हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। देन सेकेंड, फॉर्मुलेट रफ पैटर्न। हम लोग एक रफ पैटर्न डिसाइड कर लेंगे जिसकी हमें रिपोर्ट करना है। देन फॉर्मुलेटिंग फाइनल पैटर्न, तो उस रफ को यूज़ करके हम लोग फाइनल एक पैटर्न बना लेंगे। देन मेकिंग एन आउटलाइन, जब फाइनल पैटर्न बन जाएगा आउटलाइन ऑफ रिसर्च का, तब वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें कैसे प्रेजेंट करना है रिपोर्ट का। देन फिफ्थ स्टेप है राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट। देन प्रेजेंट करेंगे रफ ड्राफ्ट को। देन रिफाइनमेंट करेंगे, रफ ड्राफ्ट में कुछ कुछ मिस्टेक्स होंगी उन्हें ठीक करेंगे। देन इवैल्यूएशन ऑफ द रिपोर्ट, उसकी इवैल्यूएशन करेंगे। देन लास्ट स्टेप होता है प्रेजेंट एंड पब्लिश द फाइनल रिपोर्ट। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, जैसे कि होती है रूटीन रिपोर्ट्स जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है और पीरियोडिकल रिपोर्ट होती है। लेकिन कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स होती है जैसे कि FIR, इन्वेस्टिगेशन, फिजिबिलिटी, प्रोजेक्ट। देन जो रिपोर्ट होती है उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है फॉर्मेलिटी पार्ट, जिसको हम लोग प्रिलिमिनरी पेजेस भी बोलते हैं, जो इंक्लूड करता है कवर पेज, सबमिशन लेटर, टाइटल पेज, सर्टिफिकेट ऑफ स्टेटमेंट, एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स, प्रीफेस, फॉरवर्डिंग, इंट्रो, एब्स्ट्रैक्ट। देन सेकेंड होता है सेंट्रल पार्ट, या उसे हम कहते हैं मेन रिपोर्ट, जिसको हम लोग मेन टेक्स्ट भी कह सकते हैं। ये इंक्लूड करती है इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम, डेफिनेशन, मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च फाइंडिंग, लिमिटेशन, समरी एंड कंक्लूजन एंड फ्यूचर स्कोप। देन लास्ट जो होता है वो होता है एंड मैटर, जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स या फिर एडिशनल डिटेल्स, जो इंक्लूड करता है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, कॉपी ऑफ क्वेश्चनर, कॉपीज ऑफ फॉर्म्स, सैम्पलिंग टेक्निक्स, फील्ड वर्क रिपोर्ट, लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन involved along with their contact details, statement of expenses, any other relevant information, bibliography and references. देन नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोटोकॉल, जो कि यूजुअली क्लिनिकल ट्रायल्स में रिक्वायर्ड होता है। ये होती है एक समराइजिंग स्टेटमेंट जो रिलेटेड होती है प्रॉब्लम के, ऑब्जेक्टिव्स के, स्टडी के और मेथोडोलॉजी जो हमें फॉलो करनी है। ये स्टडी सपोर्ट करती है सारे स्टेप्स जिन्हें हमें स्टडी करना है और एग्जीक्यूट करना है। तो जो इसका मेन फोकस होता है स्टेट करने के लिए प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स और सजेशंस। देन प्रोटोकॉल लिखने के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं टाइटल ऑफ द स्टडी, देन एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, देन प्रोजेक्ट समरी, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी जो कि होने चाहिए स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बेस्ड। Then methods and materials, strength and limitations, ethical consideration, operational planning and budgeting, reference system and annexures. Then benefit भी होता है प्रोटोकॉल का, जैसे कि हम लोग प्लान और रिव्यू कर सकते हैं, फेज ऑफ द प्रोजेक्ट को गाइड की तरह एक्ट करता है पूरे रिसर्च के टाइम पे, और फोर्स करता है टाइम और बजट एस्टिमेट्स को। जो हमारी क्लिनिकल स्टडी या रिसर्च स्टडी होती है उसे हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडी और एक्सपेरिमेंटल स्टडी में। तो जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है इसमें इंडिविजुअल्स को हम ऑब्जर्व करते हैं, आउटकम्स को मेजर करते हैं, कोई अटेम्प्ट नहीं करते इसमें हम कि कोई आउटकम आए, और इसमें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं रिस्क फैक्टर को, डायग्नोस्टिक टेस्ट को, ट्रीटमेंट को या किसी और इंटरवेंशन को जो इसमें हुई होती है। यानी कि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो कोई भी इंटरवेंशन नहीं करता और पेशेंट को ट्रीटमेंट दी जाती है उनकी क्लिनिकल डिसीजन के बेसिस पे ही। ये सिर्फ अलाउ करता है कि हम लोग क्लेम कर सकें एसोसिएशन को।
देन सेकेंड होती है एक्सपेरिमेंटल स्टडी, जो कि डिवाइडेड होती है नॉन रैंडमाइज्ड जिसमें कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड होता है, रैंडमाइज्ड जिसमें अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड होता है, जिसमें कंट्रोल्ड फर्दर पैरेलल और क्रॉसओवर स्टडी होती है, और अदर्स में आते हैं लैटिन स्क्वायर टेक्निक, फैक्टोरियल रैंडमाइज्ड, क्लस्टर रैंडमाइज्ड। देन जो नॉन एक्सपेरिमेंटल वाली होती है उसमें आती हैं एनालिटिकल, जो कि इंक्लूड करता है कोहोर्ट स्टडीज़, केस कंट्रोल स्टडीज़, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, और डिस्क्रिप्टिव जिसमें आती है केस रिपोर्ट, केस सीरीज़ और सर्वेज। ये सब हम लोग पीवी में कवर कर चुके हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है जिसमें रिसर्च इंट्रोड्यूस करते हैं इंटरवेंशन को और स्टडी करते हैं इफ़ेक्ट को। ये रैंडमाइज्ड होते हैं, मतलब कि उन्हें हम ग्रुप करते हैं बाय चांस। ये इंक्लूड करते हैं स्टेप्स जो हम यूज़ करते हैं एक्सेप्ट करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए किसी हाइपोथेसिस को, और ये एक प्रेफर्ड तरीका होता है टेस्ट करने के लिए हाइपोथेसिस को। देन है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और इसके टाइप्स भी देख चुके हैं, एक्सपेरिमेंटल, प्री एक्सपेरिमेंटल, क्वासी और ट्रू एक्सपेरिमेंटल। अब इसकी 3 स्टेजेस देखते हैं। स्टेज 1 में आती है रिसर्च प्रॉब्लम्स, लिटरेचर सर्वे, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। देन स्टेज 2 में आती है रिसर्च डिज़ाइन या मेथोडोलॉजी, सैम्पल डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंटेशन, डाटा कलेक्शन। स्टेज 3 में आती है एनालिसिस ऑफ डाटा, रिजल्ट्स, कंक्लूजन एंड फाइनल रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। तो जो हमने यहाँ बात की थी हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं। हाइपोथेसिस होती है एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट जो हम यूज़ करते हैं सॉल्व करने के लिए लॉजिकल रिलेशनशिप को बिटवीन वेरिएबल्स। ये एक एजुकेटेड गेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग शतावर यदि चूर्ण पे काम कर रहे हैं और हम लोग गैस करें कि वो इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, तो हम उसके टेस्ट करेंगे सारे फार्माकोलॉजिकली, फार्माकोग्नोस्टिकली या फाइटोकेमिकली स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे उसकी, और फिर हम लोग कंफर्म कर पाएंगे कि जो हमारा एजुकेटेड गेस था कि वो इम्यूनो मॉड्यूलेटर है वो सही है कि नहीं। देन नेक्स्ट टॉपिक है कोहोर्ट स्टडी। ये एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है जो कि 3 टाइप्स की होती है। प्रोस्पेक्टिव जिसमें हम फ्यूचर के बारे में देखते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव जिसमें हम पास्ट के बारे में देखते हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। कोहोर्ट जो वर्ड है वो हमने लैटिन वर्ड कोहोर्ट से लिया है, जिसका मतलब होता है एनक्लोजर, कंपनी या क्राउड। एपिडर्मियोलॉजिकली हम इसको डिफाइन करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल जिनमें समथिंग कॉमन में होता है और जो एक्सपोजर या इन्वॉल्वमेंट होती है पॉपुलेशन ग्रोथ में। देन ये हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्क फैक्टर और कॉज ऑफ द डिजीज़ को, और हम इसमें फैक्टर्स को एग्जामिन करते हैं, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन दोज जिनमें कंडीशन वो डेवलप्ड है और उनमें जिनमें नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी में, यानी कि जो हिस्टोरिकल वाली है, हम उसमें पॉपुलेशन की इन्फॉर्मेशन लेंगे जिनमें लंग कैंसर है और फाइंड आउट करेंगे उनका पास्ट रिकॉर्ड स्मोकिंग का। और प्रोस्पेक्टिव यानी कि जो फ्यूचर बेस्ड है उसमें हम लोग डाटा लेंगे स्मोकर्स का और नॉन स्मोकर्स का, और उसमें एक ट्रैक रखेंगे कुछ सालों के लिए कि कितनों को इनमें से लंग कैंसर होता है, और रिकॉर्ड करेंगे, कंक्लूड करेंगे डाटा जो हमें मिलेगा उसके बेसिस पे। देन इसके एडवांटेजेस होते हैं कि ये मल्टी फैक्टर होता है, जैसे कि इंसिडेंट रेट, रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूट रिस्क और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट रिस्क, इसमें हम स्टडी कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। और इसका डिसएडवांटेज होता है कि एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है रेयर डिसीजेज़ में, और एथिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है डिज़ाइनिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। क्लिनिकल ट्रायल सबसे पहले होते क्या हैं, जिसमें जो रिसर्च है करी जाती है वो लोगों में, ताकि हमें पहले से ही पता चल जाए कि कोई मेडिकल, सर्जिकल या बिहेवियर इंटरवेंशन है कि नहीं। और ये एक पहला तरीका है जिससे रिसर्चर्स फाइंड आउट कर सकते हैं न्यू ट्रीटमेंट, जैसे कि न्यू ड्रग्स, डाइट, मेडिकल डिवाइस सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है पॉपुलेशन में कि नहीं। इसके 5 फेसेस होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग फाइल होती है। उसके बाद हमारा फेज़ 0 ट्रायल शुरू होता है, जिसको माइक्रो
डोजिंग भी कहते हैं, जिसमें हम फार्माकोकाइनेटिक्स की स्टडी करते हैं। फेज़ 1 को फार्माकोलॉजी फेज़ भी कहते हैं, जिसमें सेफ्टी और साइड इफ़ेक्ट्स देते हैं 20 to 80 लोगों में ही देखा जाता है। देन फेज़ 2 एक्सप्लोरेटरी होता है, जो कि 100 से 300 लोगों में देखा जाता है, जिसमें हम इफेक्टिवनेस के साथ साथ सेफ्टी और शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं। फेज़ 3 होता है कन्फर्मेटरी, जिसमें सेफ्टी और इफेक्टिवनेस देखी जाती है 100 से 3000 लोगों में। इसके बाद न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल होती है, जिससे परमिशन मिलती है। तब हम लोग फेज़ 4 यानी कि पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा लोगों में होती है। ये इफ़ेक्ट हम तब देखते हैं जब ड्रग जो है वो मार्केट में आ जाती है। बाकी इसको भी हमने पीवी में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। That's all for now. Thank you. We will soon meet with a new video. Till then, stay tuned.